हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। जो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। अब वो केस स्टडीज कर रहे हैं, जहाँ कल छोड़कर गए थे वहीं से बात को स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने कल ही बता दिया था बेटा, केस स्टडी टोटल 3 लेक्चर लेगी आपके, ठीक है ना। एक लेक्चर गया, एक लेक्चर आज का जाएगा। और बाबू कल के लिए सिर्फ 3 से 4 केस स्टडी इसमें छोड़ूंगा, लेकिन बेटा एनसीईआरटी से पढ़ने वाला मैटर काफी सारा छोड़ दूंगा। समझ में आ रही बात? कल एनसीईआरटी फोकस होंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी से पढ़ाने को हर हाल में पढ़ाने को आपको याद कीजिए। अगर आप इसका स्कोर करना चाहते हो आपको जगह पढ़ के लिखनी पड़ेगी बोर्ड पे, एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अगर आज टाइम बचता तो एक डेफिनेशन मुझे करानी है नोट्स की, बात explain the principle of management which was not followed by this multinational। बेटा थोड़ा सा ना सुधार करो ताकि ना आप ढंग से दिमाग में पढ़ पाओ। मैं आपको बता देता हूँ कितनी जगह आपके साथ ऐसा फ्रॉड होगा। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स, प्लूरल सेंस होगी ना, दो या दो से ज्यादा प्लूरल सेंस आपको आइडेंटिफाई करना है और एक्सप्लेन करना है। आंसर दो अक्षर टाइप कर दो, मुझे नोट्स निकाल के तभी तो आंसर पता लगेगा। अब तो चार और ऐसे नहीं हो जाता। बोलो तो सही। तो ये बोल दिया बेटा, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है क्लियर कट। ये क्या बता दो, ये क्या तीन और तीन है जो आप इसको उसकी कॉम्बिनेशन हैंडल कर सकते हैं। तो खिलाफ नहीं हो क्या मेल के साथ? और वो भी बढ़िया रहता है, नॉट डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी बेसिस। कोई दिक्कत तो परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ाएं इस बात को, क्लियर है? चलो पढ़ते हैं बेटा। और ये तो खैर आपको मैंने यहीं पर भी दिया था, लेकिन यहाँ पर भी आंसर नहीं होगा। कहता है which principle of management is the important, कौन सा principle पूरा है। तो इक्विटी का सबसे बड़ा हिंट तो ये है, दो के बाद वर्ड आ जाए सेम लेवल, सेम क्वालिफिकेशन, सेम वर्किंग का, सेम एक्सपीरियंस। तो तीन का वर्ड भी आ जाए ना सेम सेम, तो समझ जाना आंसर इक्विटी होगा। अब केस पढ़ना पढ़ना। तो अभी क्वालिफिकेशन है, एक को आप कह रहे हो 3,000 रुपए निकालने के, एक को कह रहे हो 4,000 रुपए निकालने के, ये तो मेरे भाव इक्वली एक बार अलाउ नहीं करता। ठीक है ना जी, बढ़ाए बात को। अब आगे बढ़ रहे हैं। अब थोड़ी सी केस स्टडी बताना शुरू होगा, क्योंकि देखो अब आपने हाथ करते करते बेटा 10 से 12 केस स्टडीज कर ली, ठीक है ना जी। अब थोड़ी थोड़ी आपको लगेगा कि मेरे को समझ में आ रही है, मुझे नहीं करना। तो पढ़ते हैं, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दैट आर बीइंग अप्लाइड बाय द डेटा बाय कोटिंग एंड फॉलोइंग। तो वेरियस प्रिंसिपल्स, अब भाई एक ही होगा, अब इससे बहुत ज्यादा हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, आप लाइन कोट करके बताएं। और वो पेपर में कैसा पता लगेगा? बेटा हिंट होगा बहुत बड़ा, मार्क्स बहुत बड़ा हिंट होता है मार्क्स। बाबू क्वेश्चन अगर ये ऐसे कर दे, मैं आपको 2 मिनट बताता हूं। अगर ये क्वेश्चन ऐसे कर दे 3+1+1, मतलब ए पार्ट इज ऑफ 3 मार्क्स, बी पार्ट इज ऑफ 1 मार्क्स, सी पार्ट इज ऑफ 1 मार्क, तो समझ जाना कि बेटा यहाँ तीन तो लग रहे हैं और तीन ही होंगे, ठीक है जी। ये भी बता देता हूं। अच्छा, कभी मार्क्स कोई हिंट ना दे, ऐसे लिखा जाए क्वेश्चन 6 मार्क्स का, तो आपको पता है इस बात का क्या मतलब होता है? जितने भी पार्ट हैं सब इक्वल मार्क्स में डिवाइडेड हो गए।
यानी कि 2+2+2 में डिवाइडेड हो गए। ठीक है जी। ज्यादातर सीबीएसई आज की तारीख में ये लूप होल छोड़ता नहीं कि सीधा 6 मार्क लिख दे, क्योंकि जिस क्वेश्चन की औकात वर्थ भी नहीं होती ना, वो 2-2 नंबर में पहुंच जाते हैं। समझ में आ रही बात? तो मार्क्स एक बहुत बड़ा हिंट होंगे। फिलहाल तो कोई हिंट नहीं है और मैं चाहता भी नहीं देना कोई हिंट। आप देखो जितने ढूंढ सकते हो। बी पार्ट, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच इज बीइंग वायलेटेड बाय राधिका बाय कोटिंग लाइन फ्रॉम द पैरा। अब वो दोनों क्वेश्चन पढ़े आपने, ए पार्ट और बी पार्ट। यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल्स फॉलो कर रही है? प्रिंसिपल्स। कौन सा प्रिंसिपल वायलेट करा? सिर्फ प्रिंसिपल। ये देखो यहाँ प्लूरल सेंस नहीं है, एक ही तोड़ा होगा। ठीक है, लाइन कोट भी करनी है। चलो जी देखते हैं, रीड करना क्या कहते हैं आदित्य, कौन कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो किए हैं? डिवीजन ऑफ वर्क, डिसिप्लिन, बिल्कुल कमिटमेंट वाली बात है। और भी कोई है कुछ? और कौन सा है? कुछ कह रहा है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। 2-3 के दिमाग में क्या होगा बाबू? सिर्फ ये वर्ड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को है नहीं, यूनिटी ऑफ कमांड नहीं। कुछ लाइन, कोई लाइन बता जिससे तू सोचता है यूनिटी ऑफ कमांड है। कसम से बता रहा हूँ, आंसर अगर डिस्प्ले करना शुरू कर दो ना, आप पक्का कह दोगे जी हाँ बिल्कुल समझ में आता है। प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरे को पक्का पता है, मैं वही नहीं करना चाहता बस। यहाँ वो तो वायलेट हुआ हुआ है, मैं तो अभी फॉलो हुए की बात कर रहा हूँ। देखो तीसरा प्रिंसिपल जो फॉलो हुआ है वो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। क्यों, मैं बता देता हूँ। पहले मुझे बताओ, ये बात से समझ में आ गया था वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क, ये वाली बात तो डिवीजन ऑफ वर्क वाली है। ठीक है, ऑनर हर कमिटमेंट वाली बात डिसिप्लिन वाली है, ये भी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है ना? अगर अभी भी डिसिप्लिन समझ नहीं आया ना, सच में कोई समझा नहीं सकता तुम्हारे को, कोई भी नहीं समझा सकता। क्योंकि जैसे जैसे मैंने बातें नोट्स में लिखवाई हुई है ना, अगर इसके बाद भी तुम नहीं कर पा रहे, तुम सोच भी नहीं सकते कभी इसको करने की। ठीक है, और तीसरी बात बाबू ये देखना, कहता है द सेल्स पर्सन आर अलाउड टू क्लोज अ डील विद अ बायर बाय गिविंग अ मैक्सिमम ऑफ 10% डिस्काउंट, whereas the decision to give any further discount rests with Radhika as the final authority। यहाँ से लेकर यहाँ तक सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। क्यों बाबू? कहता है 10% डिस्काउंट तो हर एम्प्लॉय दे सकता है, हर एम्प्लॉय। डिस्पर्सल ऑफ पावर टिल द लोएस्ट लेवल इन द हायरार्की, सबको ही बांटा हुआ है 10% डिस्काउंट कोई दे दो। लेकिन कहता है अगर और ज्यादा डिस्काउंट देने की बात है तो वो डिसीजन सिर्फ राधिका का रहता है। डिसीजन मेकिंग पावर इन वन हैंड ओनली। यही लाइन थी सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है जी। और अब वो एक प्रिंसिपल तोड़ा हुआ है, वो लास्ट लाइन है, क्या है? यूनिट ऑफ कमांड, इक्विटी तोड़ा हुआ है। मुझे समझ नहीं आता अंग्रेजी की, तुम एस्थेसी क्यों कर देते हो? उसने बोला हाउएवर व्हेन इट कम्स टू सेटलिंग द कॉन्फ्लिक्ट among her employees she tends to be more biased toward her female employees। कहता है जब कोई लड़ाई झगड़ा होता है, उसको कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने का नंबर आता है, तो वो थोड़ी सी बायस्ड है अपनी फीमेल एम्प्लॉय को लेकर, मतलब पक्षपात करती है, पार्शियलिटी करती है फीमेल्स के साथ। तो बाबू इक्विटी तो नहीं कहता, ये नो डिस्क्रिमिनेशन की बात होती है। क्लियर है बेटा बात? ठीक है, सी पार्ट का आंसर जनरल है, जो मर्जी लिख देना, पढ़ना। State any one effect to the violation of the principle of management by Radhika as identified in part B of the work। ये जो प्रिंसिपल राधिका तोड़ रही है, इसका एक इफेक्ट बता दो भाई। आप बताओ, अगर वो बायसनेस करेगी फीमेल एम्प्लॉय के साथ तो मेल एम्प्लॉय क्या होंगे? डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे, यही इम्पैक्ट आएगा। जनरल बात है, इसका कोई केस से लेना देना नहीं है ना, आपके नोट्स में ऐसी कोई बात होती। चलो आगे बढ़ाते हैं बात को। मजा ही आ जाए। क्वेश्चन दोनों पढ़ लेना। कौन सा प्रिंसिपल तोड़ा हुआ है? एक ही है, कैसे पता लगा? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ऑल्सो आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दैट राजवीर फील शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन द फैक्ट्री। ठीक है,
मेरे पास पढ़े हुए हो लगना चाहिए। पढ़ना जरा केस। बाबू एक प्रिंसिपल तोड़ रखा है, पहले पहले पार्ट में पूछता है, बी पार्ट में पूछता है एक इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इम्प्लीमेंट कौन सा करना चाहिए? इम्प्लीमेंट तो करना चाहिए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि अगर ये ना बता पाते ना तो सर फोड़ लेता मैं, सच्ची बात है। मतलब और क्या लिख के दे दो, सेपरेट इंचार्ज, सेपरेट प्लान, सेपरेट रिसोर्सेस। कोई भी नोट्स ऐसी बातें लिखता है? सब लिखते हैं एक्टिविटी हैविंग कॉमन गोल्स मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान। जब मैंने बात समझाई तब भी बता दिया, सेपरेट प्लान, सेपरेट इंचार्ज, सेपरेट रिसोर्सेस। एग्जैक्ट वर्ड आते हैं, कमिटमेंट एग्जैक्ट वर्ड, there should be equal distribution of authority and responsibility, management should not close its ear to the constructive suggestion made by the employee। सब कुछ लिखवा रखा आपको, इसके बाद भी केस स्टडी आइडेंटिफाई ना करके आए तो बाबू मुझे नहीं पता क्या करोगे आप। एक तो बात हो गई, दूसरी कौन सा प्रिंसिपल तोड़ा हुआ है? कौन सा प्रिंसिपल तोड़ा हुआ है? हाँ जी सर, एनीवन? एनीवन? नो वन? क्या बात कर रहे हो, इतना ही विश्वास करो तुम्हारे ऊपर। पढ़ना, in order to complete the export orders on time, the production manager asked him to make the worker work overtime, whereas the finance manager is strictly against this practice because it will increase the cost of production। unity of command तोड़ा हुआ है भैया। उसको प्रोडक्शन मैनेजर बार बार कह रहा है वर्कर से ओवर टाइम काम करा तभी काम पूरा होगा। फाइनेंस मैनेजर कह रहा है ओवर टाइम मत करियो भाई, कॉस्ट बढ़ जाएगी, पैसे तो मैं नहीं देने, पैसे कहां से लाऊंगा? दो दो जने ऑर्डर दोगे क्या? मुझे लगता था यूनिटी ऑफ कमांड आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होता है, तुम सच में बता रहे हो बहुत मुश्किल है ये। इतनी सिंपल बात नहीं पढ़ पाए, या वर्ड का मतलब नहीं निकालना चाहते। तुम्हें लगता भगाओ केस स्टडी, भगाओ, पेशेंस की तो जरूरत ही नहीं है। पेशेंस तो दिमाग से खत्म ही कर दो, उड़ाते रहो बस, लाइन पढ़ते जाओ, प्लेन रीडिंग कर दो, अपने आप मिलना होगा, आंसर मिल जाएगा। सर कभी नहीं मिलेगा, केस स्टडी के लिए तो बहुत पेशेंस चाहिए, मुझे लग नहीं रहा अभी तक वो डेवलप हो पाई। जबकि पूरी 11th क्लास केस स्टडी कराई, जबकि मुझे पता था तुम्हारे स्कूल कुछ खास केस स्टडी देते भी नहीं, तब भी कराई। चलो जी, क्या ही कहना भाई। आओ जी सामने देखते हैं, एक आध आंसर तो दिख भी रहा है, वो दिख जाएगा। मुझे लाइन कोट करना इंपॉर्टेंट है। कहता है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दैट मेहुल इज एडवाइसिंग नीरज टू फॉलो व्हाइल डूइंग हिज जॉब। बाबू मेहुल एडवाइस कर रहा है नीरज को ये प्रिंसिपल कुछ तो फॉलो करना ही चाहिए अपनी जॉब पर। और कौन कौन से प्रिंसिपल एडवाइस कर रहा है आपको पढ़कर पता लगेगा, पढ़ना जरूर। चलो जी बताओ उत्तर। एक तो पता लग ही रहा है, वो लिखा भी हुआ था, वैसे बड़ा क्लियर लिखा हुआ था कि बाबू उसने उसको बताया कि बहुत बार मेरे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है कि मैं अपने इंडिविजुअल और फैमिली बेनिफिट के लिए उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ कर सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि मैं कैसा एग्जाम्पलरी बिहेवियर शो करूँ ताकि बेटा, एग्जाम्पलरी बिहेवियर समझते हैं कि दूसरे उससे शिक्षा ले सके, उस बिहेवियर को अडॉप्ट कर सके। कि वो कह रहा है कि वो ऐसा एग्जाम्पलरी बिहेवियर शो करता है ताकि उसकी इज्जत कंपनी की आंखों में बढ़े। ये वाली बात थी पूरी की पूरी सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, कि आपको अपने इंडिविजुअल या फैमिली इंटरेस्ट को इंपॉर्टेंस नहीं देनी, रादर इंपॉर्टेंस देनी है ऑर्गेनाइजेशन के जनरल इंटरेस्ट को। कोई दिक्कत तो है? और कुछ? बहुत ही बढ़िया, शुक्र है रब का बहुत बहुत। बाबू स्केलर चेन यार, फॉर्मल चेन ऑफ अथॉरिटी, चेन ऑफ कम्युनिकेशन। मैंने नहीं लिखी हुई नोट्स में बात, बस बता दो क्या बात नहीं बोली हुई। मैं हमेशा बोलता था ना आपको कि नोट्स में कुछ काम का नहीं लिखा हुआ, जो मैं बोल रहा हूँ वो काम का है। शायद कभी फील करोगे इस चीज को कि नोट्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, जो पढ़ा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट आदमी। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? चेन ऑफ कमांड, चेन ऑफ अथॉरिटी, चेन ऑफ कम्युनिकेशन।
और क्या बोलूं बताओ। चलो आगे बढ़ाते हैं बात। बाबू मुझे सिर्फ बी पार्ट का आंसर कराना है और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। पढ़ना जरा। वैसे इसका केस से कोई लेना देना नहीं है, मैं ये भी बता देता हूँ। सीधा आगे बढ़ा देता हूँ बात को। कहते हैं व्हाई डज सतेंद्र फाइंड द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ प्योर साइंस। आपको क्यों लगता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट साइंस के प्रिंसिपल से क्यों डिफर है? भाई दो ही कारणों से डिफर है। मैंने दोनों कारण वैसे तो बताए हुए हैं, मुझे नहीं पता आपको कितना याद रहता है। वो रिजिड इन नेचर है प्रिंसिपल ऑफ साइंस, ये फ्लेक्सिबल इन नेचर है। ह्यूमन बीइंग ह्यूमन बिहेवियर पे लगते हैं। याद करो फ्लेक्सिबिलिटी एक फीचर था और मैंने स्केलर चेन का एग्जांपल दिया था कि ए हमेशा ऑर्डर लेगा, ओ से आप ये कभी नहीं कह सकते। ओ की डेथ होगी तो ए ऑर्डर नहीं लेगा। ये प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल है, रिजिड तरीके से तो आप फॉलो ही नहीं कर सकते। दूसरी बात वो एग्जैक्ट रिजल्ट देते हैं पर ये जनरल गाइडलाइन है। ये क्या कहते हैं, ये स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन नहीं है प्रॉब्लम का। ये कहते हैं हाँ स्पेशलाइजेशन चाहिए, डिवीजन ऑफ वर्क लगाओ, 90% केसेस में मिल जाता है स्पेशलाइजेशन। एग्जैक्ट है हमेशा मिलेगा 100%, ये गारंटी नहीं है, ये तो जनरल गाइडलाइन है। दो ही डिफरेंस है मेन तो, फ्लेक्सिबिलिटी और जनरल गाइडलाइन, उधर रिजिड और एग्जैक्ट रिजल्ट। ठीक है ना जी, ओके बात। लो जी बढ़ाते चलो बात को, बहुत ही मजेदार। अगर मैं तुम्हारी जगह पेपर देने गया होता तो मैं इस केस को कभी पढ़ता ना, सिर्फ रिक्वायरमेंट से आंसर कर देता। अब देख लेते हैं कि आप रिक्वायरमेंट से आंसर कर पाते हो कि नहीं। पढ़ना चला, मैं आंसर नहीं दिखाना चाहता इसलिए ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा आपको। बी पार्ट का आंसर तो लगभग 99% बच्चों को बताना चाहिए। बी पार्ट का आंसर क्या है? रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। यही कहता है ना रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। फेयर वेजेस शुड बी गिवन टू द वर्कर, इट शुड बी फेयर टू बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर के लिए फेयर क्या है? जो उसकी पेइंग कैपेसिटी के अंडर हो। एम्प्लॉय के लिए फेयर क्या है? जो उसको एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे। याद है आपको बात? पक्की बात सर, लिखा हुआ था क्लियर कट, अफोर्ड अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसके बाद भी नहीं पढ़े तो क्या करूं? और ए पार्ट का आंसर देखो, केस पढ़ रहे हो अगर आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं आप पढ़ लो, पर केस यहाँ पर यूजलेस है इस पूरे के पूरे केस स्टडी में। पढ़ लो कुछ नया नहीं मिलेगा। ए पार्ट का आंसर, ए पार्ट का आंसर भाई सामने देख लो, आप बता दो। कुछ नोट्स कुछ नहीं कर सकते आप, जो पढ़ने थे वो घर पे पढ़ने थे, पहले पढ़ने थे। अब बताओ आंसर ए पार्ट का। बोल आयुष। 100% स्टेबिलिटी का पर्सोना। कैसे? कहता है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच गुरप्रीत इज अनेबल टू अप्लाई एंड इज परपेचुअली ऑन अ लुक आउट फॉर अ न्यू स्टाफ। कहता है ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो गुरप्रीत नहीं लगा पाया, जिसकी वजह से बार बार स्टाफ ही ढूंढता रहता है। भैया अगर बार बार स्टाफ ढूंढता रहता है मतलब स्टाफ जो छोड़ के तो जा रहा है जो। और कल बात आ चुकी है लेबर टर्नओवर, बताओ एक केस में आई कि नहीं आई? शायद पहले ही केस में बात आई थी लेबर टर्नओवर की, जहाँ आंसर हमने किया था स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन है। अगर आप बार बार स्टाफ को ढूंढ रहे हो मतलब बार बार जॉब छोड़ रहे हैं ना लोग, मतलब कौन सा प्रिंसिपल नहीं लगा पा रहे आप? स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन है। जॉब पे टिका ही नहीं पा रहे आप उनको। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पढ़ाएं बात को आगे। ये करने की जरूरत नहीं है वैसे तो, मैं बता देता हूँ। ए पार्ट पढ़ना, सिर्फ ए पार्ट आप पढ़ना। पढ़ा? दो फीचर की बात करी इसने कि पूरे केस में, ये देखो रेडीमेड स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन नहीं है यार प्रॉब्लम का, जनरल गाइडलाइन। नोट्स में भी ये बात लिखी गई है ना, रिजिड है फ्लेक्सिबल। दो ही फीचर थे, दोनों मैंने बता दिए कहाँ से। ठीक है आगे बढ़ जाए। केस आपने बताना है, रीड भी आपने करना है, मैं अब देखना चाहता हूँ क्या कर रहे हो आप, सब आप करो। सांची कौन कौन से प्रिंसिपल मिले?
इनिशिएटिव मिला कहां से है? आई को वी से रिप्लेस करना इनिशिएटिव है, वो तो सजेशन है। आई को वी से रिप्लेस करना तो स्पिरिटिक ऑप्स है एक। और पीछे वालों ने तो बता दिया आंसर, जो और थे इक्विटी और ऑर्डर भी बता दिया। अरे भैया मैं बैच में लाइन बोली हुई है सेम। शी ऑब्जर्व एट हिज क्लिनिक दैट देयर इज अ फिक्स्ड प्लेस फॉर एवरीथिंग। याद है मैं लाइन बोलता हूँ, देयर इज अ फिक्स्ड प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन शुड बी एट इट्स प्लेस। ऑर्डर और क्या बोलता है? यही तो बोलता है। साथ में रही बात इक्विटी की, अच्छा किस किस को इक्विटी नहीं मिला ईमानदारी से एंट्रीज कर, 3 4 5 6 7 आपको मिला इक्विटी। बाबू लास्ट लाइन पढ़ना। मैं अगर आपको सच में इक्विटी नहीं मिला ना, मैं पक्का बता रहा हूं कुछ प्रॉब्लम करिए आपने पढ़ने में, क्योंकि सेम लाइन मैंने कल पढ़वाई है एक दूसरे केस में। और अगर आप कहते हो कि नहीं पढ़वाई, मैं अभी प्रूफ दिखा देता हूं। कहता है राज शेयर विद हर दैट ही ऑलवेज डील विद द लेजी स्टाफ स्टर्नली टू सेंड द मैसेज दैट एवरीवन इज इक्वल इन साइज। उसे क्या बताया? उसने बताया कि हम लेजी स्टाफ के साथ भी बड़े रिलैक्स मोड में डील करते हैं, ताकि हमारी तरफ से मैसेज है कि सब बराबर है मैनेजमेंट की नजरों में। सेम लाइन कल आई थी, पता है आपको? सेम लाइन, बिल्कुल सेम लाइन। चलो भाई मन में अरमान ना रह जाए कि नहीं आई थी, इसलिए मैं दिखा दूं, कहीं आपको लगे हम तो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, सारी बात सुनते हैं आपकी, इसलिए वाला मुखालता मैं दूर कर दूंगा आपका। सेम लाइन पढ़वाई, उसके बाद भी प्रिंसिपल ने आइडेंटिफाई किया आपने। शायद कल का पहला ही केस। ये पढ़ना, lazy personnel should be dealt with sternly to send the message that everyone was equal in the eyes of management। बिल्कुल सेम लाइन, कल का पहला केस। चलो जी आगे बढ़ाते हैं बेटा बात को। ये लगाना जरा प्रिंसिपल्स। अब एक बार ये बताओ दोनों के कहां से, टेलर पे और नीचे पढ़ना रिक्वायरमेंट, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, मतलब टेलर के प्रिंसिपल 4 ही हैं। अगर ये भी नहीं ढूंढ पा रहे ना तो दिक्कत तो है भैया। पढ़ना फटाफट से। और वो क्या मिला? साइंस नोट रूल ऑफ थंब मिला सबको। कैसे? हिट एंड ट्रायल लिखा है कहीं ना कहीं। लॉजिकल अप्रोच लगानी है रादर देन हिट एंड ट्रायल मेथड। और हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड ये कहां से मिला? क्लास कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं लिखा है। और कुछ है? कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ये कहां से? आदों को नहीं मिला होगा। सजेशंस, ठीक है। लेकिन मैं एक बात और क्लियर कर दूं, यानी एक वर्ड लिखा हुआ है पैटर्नलिस्टिक स्टाइल, और मैंने नीचे मतलब भी लिखा हुआ है केयरिंग ऑफ एम्प्लॉय लाइक अ फादर। देखो बेटा मैं आपको बता देता हूं, अगर आप एनसीईआरटी कल पढ़ोगे तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड और कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म दोनों जगह पे वर्ड दिखाई देगा आपको। पैटर्नलिस्टिक स्टाइल, आपको पता है मामा कोई नहीं जिसमें क्या बोलते हैं? मैटरनल अंकल। मम्मी वाली साइड वाली सारी रिश्तेदारियां मैटरनल से शुरू होती हैं, और फादर वाली पैटर्नल। ये वर्ड वहीं से बने हैं, पैटर्नलिस्टिक स्टाइल। बाबू टेलर यही कहता था कि मैनेजमेंट एम्प्लॉइज को ऐसे केयर करो जैसे आप उनके माँ बाप हो। केयरिंग ऑफ एम्प्लॉय जस्ट लाइक अ फादर। कई टीचर ये कहते हैं कि ये वर्ड दिखाई देना हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड लिख देना, कोई कहता है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। भाई इस वर्ड से कुछ नहीं होगा,
ये वर्ड दोनों जगह पर है एनसीईआरटी में, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में भी, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में भी। आपको करना क्या है, आपको कोई और हिंट भी ढूंढना है। जैसे कि यहाँ पर था क्लास कन्फ्लिक्ट आया तो आपके दिमाग में खटका हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड की बात है। हाँ, ये एक वर्ड आ गया तो खटक तो जाने चाहिए दोनों प्रिंसिपल कि हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड और कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में से कोई ना कोई हिंट आने वाले हैं। जैसे ही वर्ड सजेशन मिला हो गया काम, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। क्लियर है बेटा, बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ाएं बात को, चलो। ये बहुत आसान है, 1 मिनट लो फटाफट से कर दो और इसके बाद हम लास्ट केस स्टडी करेंगे आज की। फटाफट करना है ये। और वो ये तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है मुझे, तुम कहते हैं तब भी ना बता। वो पढ़ते हैं जरा केस, शायद लास्ट केस है आज का, नहीं अभी तो 2-3 है, चलो देखते हैं। वो पढ़ते हैं केस, मेरे को सबसे बढ़िया लगता है ये केस, ठीक है। मैं रिक्वायरमेंट भी नहीं पढ़ा रहा, एक पर्टिकुलर टेक्निक की बात हुई है, बस मैं ये बता रहा हूँ आपको, और टेक्निक आप ढूंढ देना, फटाफट से पढ़ दो। कुछ मिला? क्लियर कट हैंड था, क्लियर कट क्या मिला माने? कुछ मिला है? फटीग स्टडी, कहीं रेस्ट की बात हुई? एक भी वर्ड रेस्ट आया? 10 लाइन का केस, एक भी बार वर्ड आया रेस्ट? फटीग कहां से आ गया फिर? मुझे समझ नहीं आ रहा। और एक बात बताऊं, मैं जब याद कराऊंगा तुम पक्का बोलोगे मैंने बैच में शुरू ही ऐसे करी थी ये डिफरेंशियल बेसिस सिस्टम। अरे अगर तुम ये नहीं पढ़ पा रहे एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर में डिफरेंस डालने की बात हो रही है। मैंने पता कैसे शुरू करी थी केस स्टडी, मैं बता देता हूँ। ये जब बैच में पढ़ाई थी ये टेक्निक कैसे शुरू की थी। इस टेक्निक को इसलिए लाया गया कि एक आदमी ना बहुत ज्यादा काम करता था और कुछ एम्प्लॉइज उसकी टांग खींचते थे कि भाई जितनी तेरे को सैलरी मिल गई उतनी हमें मिल रही है, ज्यादा काम करके क्या उखाड़ लेगा तो। याद है? और सेम बात लिखी हुई है केस में। अगर आपको लगता है मैंने बात नहीं बोली, मैं अभी वीडियो दिखा देता हूँ। मैं फिर बोल रहा हूँ भाई, जो मैं बात बोलता हूँ वो इंपॉर्टेंट है, वो सुनो। नोट्स नहीं भी पढ़ोगे तब भी काम चल जाएगा। बाबू ये केस, रुक जाओ पहले, इससे पहले ये केस, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बहुत सारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, सब ढूंढ दो फटाफट से। कौन कौन से प्रिंसिपल दिखे? डिवीजन वर्क दिखा, उससे बिल्कुल नेक्स्ट लाइन डिसिप्लिन दिखा, उससे बिल्कुल नेक्स्ट लाइन ऑर्डर दिखा, और उससे बिल्कुल नेक्स्ट लाइन स्पिरिट ऑफ। चारों लाइन लगाकर है भाई। वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टास्क, स्मॉल टास्क डिवीजन होगा। कहता है कहीं ना कहीं कोई रूल्स हैं जो प्री डिटरमाइंड है। डिसिप्लिन, फिक्स प्लेस फॉर एवरीथिंग, ऑर्डर, लास्ट स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मनी, स्पिरिट ऑफ। ठीक है जी, आज का लास्ट केस। बाबू एक ही प्रिंसिपल की बात है, पहले दोनों रिक्वायरमेंट पढ़ लेना और फिर केस पढ़ना। ठीक है जी, आपको 3 मिनट दे रहा हूं मैं, उसके बाद वाइंड अप करो। आज तो आंसर आना चाहिए। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्यों बाबू? मिस्टर भारद्वाज को रिस्पॉन्सिबल क्यों नहीं ठहरा सकते आप उस डील के लिए? बाबू अगर आपने उस चीज को पूरा करने के लिए एडिशनल अथॉरिटी दी नहीं है, जब बैलेंस ही नहीं है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में, तो वो कहां से बेटा जिम्मेदार है? उसने आपको कहा 10 दिन एक्सेप्शनल डे इसको दे दो और उधार, ये डील पक्का फाइनलाइज हो जाएगी। अगर आप एडिशनल अथॉरिटी दे देते वो 10 दिन की तो पक्का डील फाइनलाइज हो जाती, पर आपने दी नहीं तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। देयर शुड बी अ बैलेंस। ठीक है ना जी? 3 से 4 केस बचते हैं। कल का मुद्दा है एनसीईआरटी, कल का मुद्दा है डेफिनेशन, कल का मुद्दा है। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।